शिक्षा के जगत की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वीएम क्लासेस और आप देख रहे हैं वीएम क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कवि मोहन राकेश द्वारा लिखित आरदा कहानी को। यानी कि इस वीडियो में हम आरदा कहानी को पढ़ने वाले हैं, जिसके कहानीकार है मोहन राकेश। तो बिना टाइम स्किप किए देखते हैं और पढ़ते हैं इस कहानी को। बच्चन को थोड़ी ऊँघ आ गई थी, पर खटका सुनकर वह चौंक गई। इरावती ड्योढ़ी का दरवाज़ा खोल रही थी। चपरासी गणेशन आ गया था। इसका मतलब था कि 6 बज चुके थे। बच्चन के शरीर में उब और जुझलाहट की झुरझुरी भर गई। बिन्नी न रात को घर आया था, न सुबह से अब तक उसने दर्शन दिए थे। इस लड़के की वजह से ही वह यहाँ परदेश में पड़ी थी। यहाँ पर किसकी बात की जा रही थी? तो यहाँ पर एक माँ की बात की जा रही है। यानी कि इसका सारांश आप जानते हैं, नहीं जानते तो भी मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आप कहेंगे तो इसमें एक माँ की बात हो रही है। अचानक उसकी ज़बान समझता था, न किसी की ज़बान समझती थी। एक इरावती ही थी जिसने वह टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेती थी। हालांकि उसकी पंजाबी हिंदी और इरावती की कोंकणी हिंदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब इरावती भी उसको सीधे साधे शब्दों में कहीं साधारण सी बात को न समझ पाती, तो वह बुरी तरह अपनी विवशता की खेद में दब जाती। और इस लड़के को रत्ती चिंता न थी कि माँ किस मुश्किल से दिन काटती है और किस बेसब्री से इसका इंतज़ार करती है। मन में आया तो घर आ गए, नहीं तो जहाँ हुआ पढ़ रहे हैं। एक मादा सूअर अपने 6 बच्चों के साथ, जो अभी 9-9 इंच के बड़े नहीं हुए थे, कुएं की तरफ से आ रही थी। तूत के बुढ़े पेड़ के पास पहुंचकर उसने हूँफ हूँफ करते हुए 2-3 बार नाले को सूंघा और फिर पेड़ के नीचे कीचड़ में लौटने लगी। उसके नन्हे आत्मज उसके उठने की राह देखते हुए वहीं आसपास मंडराते रहे। दिन भर गली में यही सिलसिला चलता था। आसपास के सभी घरों में ने सूअर पाल रखे थे। उस बस्ती में लोगों के 2 ही धंधे थे, सूअर पालना और नाजायज़ शराब निकालना। ये दोनों चीज़ें उनके रोज़ के खान पान में शामिल थी। बस्ती सांताक्रूज हवाई अड्डे से कुल आधा मील के फासले पर थी, पर पुलिस की आंख वहां नहीं पहुंचती थी। मोनिका का बाप जकब गली में ही बट्टी लगाता था। वह गली का सबसे बड़ा पियक्कड़ था और अक्सर पिक्कर गाता हुआ गली में चक्कर लगाया करता था। पियक्कड़ जिनको पीने का शौक हो, चाहे वो पानी हो या फिर कुछ और। Oh, the I bunch of angels had to spread and heavenward flight. उस वक्त भी वह रोज की तरह कुएं के मोड़ के पास से लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। उसके लफ्ज़ बच्चन की समझ से बाहर थे, मगर उसकी आवाज़ ही उसके दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी थी। A jet of in winch of angels here to spread and heavenward flight. I would sit the gates of Zion for beyond the starry sky. होय 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 the hot on the wings of angels. उसका चौड़ा चौकोर चेहरा वैसे ही भयानक था। अपने ढीले ढाले कट में सुन वह और भी भयानक दिखाई देता था। चेचक के दागों और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा दिमक खाई लकड़ी की तरह जान पड़ता था। दूर से ही उस आदमी की आवाज़ सुनकर बच्चन का दिल धड़कने लगता और वह अपना दरवाज़ा बंद कर लेती। उसने कितनी ही बार बिन्नी से कहा था कि वह उस बस्ती से मकान बदल ले, मगर वह हर बार यह कहकर टाल देता था कि बम्बई की और किसी बस्ती में 20 रुपये महीने में मकान नहीं मिल सकता। बच्चन घर के मारे बिन्नी के आने तक लालटेन की लौ भी ज़्यादा ऊंची नहीं करती थी। लालटेन जिसे दिया मतलब फ्लैश लाइट होती, उसे कहते हैं लालटेन। अंधेरा बहुत बोझिल महसूस होता था, मगर वह मन मारे बेटी रहती थी। लालटेन की चिमनी नीचे से आधी काली हो गई थी। बच्चन को उसे साफ करने का उत्साह नहीं हुआ। अंधेरा होने लगा तो उसने जैसे फ़र्ज पूरा करने के लिए उसे जला दिया और एक अज्ञात देवता के सामने हाथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके घुटनों पर बाहें रखे वही बेटी रही। सामने मोड़े के नीचे लाली का कार्ड रखा था। वह अक्षरों की बनावट से परिचित थी, पर 1000 आंखें गड़ा कर भी उनका अर्थ नहीं जान सकती थी। बिन्नी के सिवा हिंदी की चिट्ठी पढ़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। हालांकि बिन्नी से चिट्ठी पढ़वा कर भी उसे सुख नहीं मिलता था।
वह लाली की चिट्ठी इस तरह पढ़कर सुनाता था जैसे वह उसके बड़े भाई की चिट्ठी न होकर गले के किसी गैर आदमी के नाम आई किसी नावाकिफ आदमी की चिट्ठी हो। 2 मिनट में ही वह पहले सतर से लेकर आखिरी स्तर तक सारी चिट्ठी गुनगुन करके बाँच देता था और फिर उसे कोने में फेंक कर इधर उधर की हाँकने लगता था। हर बार उसे चिट्ठी सुनकर वह कूद जाती थी, पर बिन्नी उसे नाराज़ देखता तो तरह तरह की बातें बनाकर खुश कर लिया करता था। उसे खुश होते देर नहीं लगती थी। बिन्नी इतना बड़ा होकर भी जब तक उससे बच्चों की तरह लाड करने लगता था। कभी उसकी गोदी में सिर रख कर लेट जाता और कभी उसके घुटनों से गाल सहलाने लगता। ऐसे क्षणों में उसका दिल पिघल जाता और वह उसके बालों पर हाथ फेरती हुई उसे छाती से लगा लेती। माँ, तेरा छोटा लड़का कपूत है ना? बिन्नी कहता। हाँ, वह हटने के स्वर में कहती। तू कपूत है? तू तो मेरा चन है। और वह उसका माथा चूम लेती। लेकिन अक्सर वह बहुत तंग पड़ जाती थी। बहुत सी रातें ऐसी गुजरती थी जब वह घर आता ही नहीं था। अंधेरे घर की छत उसे दबाने को आती थी और वह सारी सारी रात करवटें बदलती रहती थी। जरा आँख झपक जाती तो उसे बुरे बुरे सपने में दिखाई देने लगते। इसलिए कई बार कोशिश करके आंखें खुली रखती थी और बिन्नी आता तो अपने में ही उलझा हुआ और व्यस्त था। वह समझ नहीं पाती थी कि उस लड़के को किस चीज़ की व्यस्तता थी। जहाँ तक कमाने का सवाल था, वह महीने में मुश्किल से 60-70 रुपये घर लाता था। कभी 10 रुपये ज़्यादा ले आता तो साथ अपनी मांगे सामने रख देता। इस बार माँ 2 कमीजें सिल जाए और बढ़िया सा जूता ले लिया जाए। उसकी बातों से बच्चन के होठों पर रुक्की सी मुस्कुराहट आ जाती थी। 10 रुपये में ही उसे दुनिया भर का सामान चाहिए और जब वह 60 से भी कम रुपये लाता तो महीने भर की बड़ी आसानी से योजना उसके सामने पेश कर देता। दूध सब्जी का नागा, दाल प्याज, खुश्क फुलके और बस। वह जानती थी कि ये रुपये भी वह ट्यूशन करके ले आता है, वरना सही माने में वह बेकारी है। उसके दिल में बड़े बड़े मंसूबे जरूर थे और उसका बखान करते वक्त वह छोटा मोटा भाषण दे डालता था, मगर उन मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस दुनिया की जरूरत थी वह दुनिया अभी बनी नहीं थी। वह जों से उंगलियां नचा नचा कर कहता, माँ, जब वह दुनिया बन जाएगी तो उसे पता चलेगा कि तेरा नालायक बेटा कितना लायक है। चुप कर कसम खाना। वह प्रशंसा की नज़र से उसे देखती हुई कहती, बड़ा लायक एक तू ही है माँ। मेरी लिकायत मेरे पेट में बंद है। वह हंसता। जिस तरह हिरण के पेट में कस्तूरी बंद होती है ना, उस तरह। जिस दिन वह खुलकर सामने आएगी उस दिन तू अचंभे में देखती रह जाएगी। उसे चीनी की बातें सुनकर गर्व होता था, मगर जब वह लड़का बहुत गुमसुम और बंद सा रहता तो उसे उलझन होने लगती थी। बिन्नी के साथ उसके अजीब अजीब दोस्त घर आया करते थे। उन लोगों को शायद कोई ठौर ठिकाना था ही नहीं, क्योंकि वे आते तो 2-2 दिन वहीं पड़े रहते थे और खाने पीने में किसी तरह का शर्म लिहाज नहीं बरतते थे। तवे से उतरती रोटी के लिए जब वे आपस में छीना झपटी करने लगते तो उसे मन में बहुत खुशी का अनुभव होता, मगर अक्सर उसकी दाल की पतली खाली हो जाती और यह देखकर कि उन लोगों की भूख अभी बनी है उसे घर की गरीबी अपना अपराध प्रतीत होती। ऐसा समय उसकी आंखों में नमी भर जाती और वह ध्यान बटाने के लिए दूसरे काम करने लगती। वे लोग रूखी नमकीन रोटियों की फरमाइश करते, सूखी नमकीन रोटियों की फरमाइश करते और वह चुपचाप उन्हें बना लेती, मगर उन्हें खिलाने का उसका सारा उत्साह तब तक समाप्त हो चुका होता। के बहस मुबाहिजे कभी समाप्त नहीं होते थे। वे सब जोर जोर से बोलते थे और इस तरह आपस में सुलझ जाते थे जैसे उनकी बहस पर ही धरती और ईश्वर का दारोमदार हो। कई बार वे इतने गर्म हो जाते थे कि लगता था अभी एक दूसरे को नोच लेंगे, मगर सहसा उस उत्तेजना के बीच में से एक कहा फूट पड़ता था और वे उठ कर एक दूसरे से बगलगीर होने लगते। बिन्नी बचपन में बहुत खामोश लड़का था। अब उसे इस तरह हुड़दंग करते देखकर उसे हैरानी होती थी। कई घंटे घर में तूफान मचा रहता था। उसके बाद फिर खामोशी छा जाती, जो बहुत ही अस्वाभाविक और दम घोटने वाले महसूस होती। जब बिन्नी 2-2 दिन
कर रहा था तो उस खामोशी के और चोर हो जाते और वह अपने को सदा के एक गहरे शून्य में गिरी हुई महसूस करती। अंधेरा घना होने लगा और मोनिका का बाप जाकर अपने कमरे में बंद हो गया तो उसने फिर दरवाज़ा खोल लिया। मादा सुअर और उसके बच्चे अब सामने घर के अहाते में डेरा जमाए थे और एक मोटा सुअर नाली के पास हुफ हुफ कर रहा था। हवा तेज हो गई थी और तूत के बुढ़े पेड़ की डालियाँ बुरी तरह हिल रही थी। आसमान का जो छोर दिखाई देता था वहाँ रह रह कर बिजली चमक जाती थी। 2 महीने से प्राय रोज वर्षा हो रही थी। घर से कुएं तक गले में कीचड़ ही कीचड़ रहता था। इस कीचड़ के लिए बच्चन को लड़के लड़कियों की उन टालियों से शिकायत थी जो वर्षा शुरू होने से पहले आधी रात तक गले में घूमती हुई ऊंचे स्वर में ईश्वर से पानी बरसाने के लिए प्रार्थना किया करती थी। अब जैसे उन्हीं की वजह से सारा दिन गले में चिपड़ चिपड़ होती रहती थी। ड्योढ़ी के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इरावती ने दरवाज़ा खोल दिया और बिन्नी मुस्कुराता हुआ इधर से अंदर आ गया। आगे की तरफ बहुत कीचड़ है भाभी, माफ़ करना, कहता हुआ वह अपने कमरे में आ गया। इरावती ने उस पर एक शिकायत की नज़र डालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके सिर के बाल बुरी तरह उलझे थे और कुर्ता पाजामा बहुत मुचड़ गया था। जाहिर था कि वह सुबह जिस हाल में सोकर उठा था अब उसी हाल में था और वह मुंह हाथ धोने में भी वक्त नहीं मिलाता था। माँ, जल्दी से रोटी डाल दे, भूख लगी है। आते ही चारपाई पर फैलते हुए उसने आदेश दिया। बच्चन चुपचाप अपनी जगह बैठी रही, न उठी और न ही उसके मुंह में से कुछ कहा। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद बिन्नी ने सिर उठाया और कहा, माँ रोटी आज नहीं बनी है। वह बोली, मुझे क्या पता था कि लाड साहब आज भी घर आएंगे कि नहीं। रात की रोटी मैंने सवेरे खाई, सवेरे की अब खाई है। मैं क्यों रोज़ रोज़ बासी रोटी खाती रहूं। जा किसी तंदूर पर जाकर खा ले। तंदूर, जिसे हम आम भाषा में होटल कहते हैं। बिन्नी हंसता हुआ चाय पर से उठ बैठा और माँ के मोड़े के पास चला आया। यहाँ तंदूर है, कहाँ जहाँ जाकर खा लूँ। वह बोला, मेरे हिस्से की जो बासी रोटी रखी है वह तूने क्यों खाई। निकाल मेरी बासी रोटी। और वह माँ का घुटना पकड़कर बैठ गया। मेरे पेट से निकाल ले अपनी बासी रोटी। बच्चे ने आरंभ किया मीठी झिड़की के रूप में। वह वाक्य समाप्त करते करते उसकी आंखें गीली हो गई। बिन्नी ने उसकी गीली आंखें नहीं देखी। वह उठकर रोटी वाले डिब्बे के पास चला गया और बोला, डिब्बे के रखी होगी, जरूर रखी होगी। बच्चे ने उसकी नज़र बचाकर आंखें पोंछ ली। बिन्नी रोटी वाला डिब्बा लिए उसके सामने आ बैठा। डिब्बे में कटोरा भर दाल के साथ 4 रोटियां कपड़े में लपेट कर रखी थी। बिन्नी ने जल्दी से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया। यह तो ताज़ा रोटी है। वह टुकड़ा मुंह में ठूसे हुए बोला, बासी रोटी खाने को माँ जो है, कहकर बच्चन उठ खड़ी हुई। उसने पानी का गिलास भरकर उसके पास रख दिया। बिन्नी ने एक घूंट में गटागट गिलास खाली कर दिया और बोला, थोड़ा और। बच्चन ने गिलास उठा लिया और सुराही में उसने अपनी बाल डालती हुई बोली, लाले का कार्ड आया है। अच्छा, कहकर बिन्नी रोटी खाता रहा। उसने कार्ड के बारे में जरा भी जिज्ञासा प्रकट नहीं की। बच्चन का दिल दुख गया। वह गिलास बिन्नी के आगे रखकर बिना एक शब्द कहे लहाजा में चली गई और चारपाई पर दरी डालकर पड़ गई। उसका दिल उछलकर आंखों से आने को हो रहा था पर वह किसी तरह चेहरा सख्त किए अपने को रोक के रही। थोड़ी देर में बिन्नी जूठे पानी से हाथ धोकर मुंह पोंछता हुआ अंदर से आ गया। कार्ड कहाँ है कार्ड, उसने पूछा। कहीं नहीं है, बच्चे ने धुंधे स्वर में कहा और करवट बदल ली। अब बता भी देना जल्दी से, अब समाचार पढ़ दूँ। सो जा, मुझे कोई समाचार नहीं पढ़वाने वाला है। पढ़वाने वाला क्यों नहीं है, मैं अभी सब सुनाता हूँ, कहकर बिन्नी अंदर चला गया और कार्ड ढूंढ कर ले आया। 7 लालटेन भी उठ लाया। आधी मिनट में उसने सरसरी नज़र से सारा कार्ड पढ़ डाला। भैया की तबीयत ठीक नहीं है। वह लालटेन जमीन पर रखकर माँ की चारपाई के पैताने बैठ गया। बच्चन सहसा उठकर बैठ गई। बिन्नी ने गुनगुन करके पहली 1.5 पंक्ति पढ़ी और फिर उसे सुनाने लगा। लाली ने लिखा था कि उसका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया था। डॉक्टर ने उसे आराम देने की सलाह दी थी। कुसुम की तबीयत अब ठीक है और उसका रंग भी लाली पर आ रहा है। उन्होंने मकान बदल लिया है क्योंकि पहला मकान हवादार नहीं था और बच्चों को वहाँ से स्कूल जाने में भी दिक्कत होती थी। अब दिवाली पास आ रही है, इसलिए बच्चे दादी माँ को बहुत याद करते हैं। उसे गए 6 महीने से ऊपर हो गए, इसलिए हो सके तो दिवाली के दिनों में आकर मिल जाए। इसके बाद सबकी नमस्ते हैं, कहकर बिन्नी ने कार्ड रख दिया। यह नहीं लिखा कि किस डॉक्टर का इलाज कर रहा है। तू जैसे वहाँ के सब डॉक्टरों को जानती है। बिन्नी ने बात अनायास कह दी थी पर बच्चन का मन छिल गया। उसके चेहरे पर फिर कठिनता आ गई। मैं कल वहाँ चली जाती हूँ, उसने कहा। तू चली जाएगी तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा। मेरी रोटी। बच्चन ने वितृष्णा
से उसे देखा, जिसका मतलब था कि तेरी रोटी क्या उसकी जान से ज़्यादा प्यारी है? तो कौन कौन घर की रोटी पर रहता है? मुँह से उसने इतना ही कहा। भैया का ब्लड प्रेशर कोई नई बीमारी तो है नहीं? बिन्नी फिर कहने लगा। तू ये बातें रहने दे, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। बच्चे ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। कुछ क्षण दोनों खामोश रहे, फिर बिन्नी अच्छा कहकर उसके पास से उठ गई। अगले दिन सुबह वह अभी थोड़ी देर में आता हूँ कहकर घर से चला गया और दोपहर तक लौट कर नहीं आया। बच्चन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, फिर भी उसकी किसी तरह खाना बनाया और घर के सब छोटे मोटे काम पूरे किए। बिन्नी की चारों पांचों कमीजें लगकर उनके टूटे बटन भी लगा दिए, फिर अपनी दरी और कपड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए। यह तय नहीं था कि वह उस दिन वहाँ से आ पाएगी या नहीं। बिन्नी सुबह उसे निश्चित कुछ बताकर नहीं गया था। संभव था कि वह रात तक घर आए ही नहीं। रात को भी उसके आने का भरोसा नहीं था। यह भी डर था कि बिन्नी के पास किराए लायक पैसे शायद तो है ही नहीं। उस दिन महीने की 19 तारीख थी और 19 तारीख को बिन्नी के पास पैसे कब रहते थे? उस हालत में उसे 3-4 तारीख तक जाना टालना पड़ेगा। वह यह भी नहीं जानती थी कि दिवाली इस बार किस तारीख को पड़ेगी। वह सोचने लगी कि इस बीच लाली की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो उसने चिट्ठी में लिखा है। नहीं, वह चिट्ठी में कभी नहीं लिखता। ऐसे में वह 15-20 दिन वहाँ से न जा सकी तो तभी बिन्नी आ गया। उसके साथ उसको लंबे बालों वाला दोस्त शशि भी था। उसकी गर्दन बात करते हुए तोते की तरह हिलती थी। वह उसकी दाल का सबसे बड़ा प्रशंसक था। आते ही दाल की फरमाइश करता था। हमेशा की तरह वह गली से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए आए। मैं तेरा टिकट ले आया हूँ, बिन्नी ने आते ही कहा। मंगलवाड़ी से शशि को साथ लिया। वह वहीं से टिकट भी ले लिया। पर तू तो अभी तैयार ही नहीं हुई। तैयार कहाँ होती? तैयार क्या होती? तू मुझसे कह कर गया था। जब रात को तय हो गया था तो सुबह कहने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जा। गाड़ी में 2 घंटे हैं। तेरे लिए नकद 20.25 खर्च करके आया हूँ, वे भी उधार के। बच्चन को बुरा लगा कि वह बाहर के आदमी के सामने ऐसी बात क्यों कर रहा है। क्या वह नहीं जानती थी कि टिकट के लिए उसे रुपए उधार लेने पड़े होंगे? वह कब चाहती थी कि उसकी वजह से उस पर उधार चढ़े। वह उसे कह देता तो वह 12-14 दिन बाद चली जाती। वह कुछ न कहकर अपने कपड़े दरी में लपटने लगी। हट माँ, मुझे बिस्तर बांधना आता भी है। बिन्नी आगे बढ़ आया। उल्टी सीधी रस्सी बांधेगी और कहीं से बिस्तर को मोटा कर देगी, कहीं से पतला। हट जा, मैं अभी 1 मिनट में बांध देता हूँ। ऐसा बिस्तर बंधेगा कि वहाँ पहुँचकर भी तेरा खोलने को जी नहीं करेगा। तू रोटी खा ले, मैं बिस्तर बांध लेती हूँ। बच्चन की आंखें भर आई। रोटी खाने वाले आदमी मैं साथ लाया हूँ। वहाँ माँ के लपेटे कपड़ों को फिर से फैलाता हुआ बोला। यह इसलिए आया है कि तू चली जाएगी तो तेरे साथ की दाल फिर इसे कहाँ मिलेगी? बच्चन की गीली आंखों में हल्की मुस्कुराहट भर आई। इसे भी खिला दे, वह बोली। मैं अभी 2 फुलके और बना देती हूँ। और बनाने की ज़रूरत नहीं, जो बने हैं वही खा लेंगे। पहले मैं खा लूँ, फिर जो बचे इसे दे देना, कहकर शशि गर्दन उठाकर हंस दिया। बिन्नी बस्तर बांधता रहा। वह उन दोनों के लिए रोटी डालकर ले आई। तैयार। बिन्नी ने हाथ झाड़े और शशि के साथ खाना खाने में जुट गया। माँ, अपने लिए रोटी रख लेना और जितने बचे वह सब हमें ला देना। शशि दाल सुगड़ता हुआ बोला। वे दोनों खा चुके तो बच्चन ने जल्दी से बर्तन समेट लिए। अब माँ, तू भी जल्दी से खा ले, बिन्नी ने कुल्ला करके हाथ पोंछते हुए कहा। मैंने खा ली है। कब खा ली है? बिन्नी के पास जाकर उसके कंधे पकड़ लिए। तेरे आने से पहले। झूठी। सच, मैंने खा ली है। आके तो कभी इतनी जल्दी नहीं खाती। आज खा ली है। घर से जाना था ना। तुम दोनों तो भूखे नहीं रहे, 1/4 भूखे रह गए। शशि ने डकार लेकर तौलिए से मुंह पोंछा और उसकी खूंटी पर टांग कर हंसने लगा। स्टेशन पर उसे गाड़ी में बिठाकर वे दोनों प्लेटफॉर्म पर टहलते रहे। रात को भी उसने ठीक से नहीं खाया था, इसलिए भूख के मारे उसका सिर चकरा रहा था। वह जानती थी कि बिन्नी को पता है उसके कुछ नहीं खाया, इसलिए उसके मना करने पर भी आधा दर्जन केले लेकर रख गया था। वह एक बार कह चुकी थी कि उसे भूख नहीं है, इसीलिए केले वैसे ही रखे थे। बिन्नी हट से कहता तो वह खा लेती, मगर बिन्नी और शशि टहलते हुए दूर चले गए थे। शायद अब भी उसमें बस चल रही थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये लोग इतनी बस
क्यों कर रहे हैं? हर वक्त बहस बहस बहस। बहस का कोई अंत भी होता है? जैसे सारी दुनिया के झगड़े इन्हीं को निपटाने हो। हटे हाल रहेंगे, सेहत का जरा ध्यान नहीं रखेंगे और बातें जैसे दुनिया की दौलत के यही मालिक हो और उसे बांटेंगे समस्या इन्हीं के सर पर आ पड़ी हो। वे दोनों प्लेटफॉर्म के उस सिर तक होकर वापस आ रहे थे और उनके चेहरे देख रही थी। माथे पर सलवटे डाले थे और हाथ हिलाकर बातें कर रहे थे। फिर भी वे बच्चे से दिखते थे। उस समय शायद वे यही भी भूल गए थे कि उसे गाड़ी पर छोड़ने आए हैं। सहसा गाड़ी की सीटी सुनकर वे उसके डिब्बे पर आ गए, मगर वहां आकर भी उनकी बस चलती रही। गर्गे का काम रुक जाएगा तो कितने आदमी बेकार हो जाएंगे। इसलिए इच्छा यही कि मालिकों से बात चलती रहे और कामगार काम जारी रखे। बच्चन सोचने लगे कि ये लोग कभी अपने काम के बारे में बात क्यों नहीं करते, अपनी बेकारी की चिंता इन्हें क्यों नहीं सताती। गाड़ी चलने लगी और बिन्नी को जैसे उसके पास होने का होश हुआ और उसका साथ पकड़कर उसने कहा, अच्छा माँ। बच्चन के होठों पर रुखी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बारी बारी से उन दोनों के सिर पर हाथ फेरा। तू कब लौट कर आएगी? जब भी तू बुलाएगा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। वह देर तक खिड़की से सिर निकलकर उन्हें देखती रही। दोनों हाथ में हाथ डाल गेट की तरफ जा रहे थे। उनकी बस शायद अब भी चल रही थी। बच्चन को घर आए 15 दिन हो गए थे। बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई। उसने लाली के कमरे के बाहर रोककर पूछा। लाली ने सवाल पूछने में उसका स्वर थोड़ा दब चुका था। वह बेटा बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया था कि वह अपने को उसके छोटी महसूस करने लगी थी। आज जा माँ, लाली ने कागजों से आंखें उठाकर कहा। चिट्ठी उसकी आज भी नहीं आई। न जाने किस लड़के को क्या हो गया था। तू काम कर, मैं जा रही हूँ, वह बोली। सिर्फ चिट्ठी का ही पूछना ही है। वह बरामदे से होकर अपने कमरे में आ गई। जानती थी कि लाली का समय कीमती है। वह आधी आधी रात तक बैठकर दूसरे के केस तैयार करता है। मुवक्किलों की वजह से उसका खाने पीने का भी समय निश्चित रहता। इधर 6 महीने में उसकी व्यस्तता पहले से ही कहीं बढ़ गई थी। नए घर में जाने से जगह का तो आराम हो गया था, मगर कचहरी पहले से भी दूर हो गई थी। लाली की व्यस्तता के कारण कई बार वह सारा दिन उसके बात नहीं कर पाती थी। रात को वह बैठक से उतर कर आता तो सीधा अपने सोने के कमरे में चला जाता। दिन भर की थकान के बाद वह उसके आराम से खलखल नहीं डालना चाहती थी। सवेरे वह कुसुम से पूछ लेती कि रात को उसकी तबीयत कैसी रही है। कुसुम संक्षेप में उसे बता देती। सोने से पहले उसके सिर में बादाम रोगन डाल दिया कर, वह कुसुम से कहती। मैं कई बार कहती हूँ पर यह डलवाते ही नहीं। कुसुम जैसे रटाया उत्तर दे देती। मुझे बुला कर लिया, मैं जाकर डाल दिया करूँगी। डालने को नौकर है पर यह डलवाते ही नहीं। वह जानती थी कि सिर में बादाम रोगन डलवाने के लिए लाली को किस तरह राजी किया जा सकता है, मगर कुसुम अपने को लाली की ज़्यादा अंतरंग समझती थी और उसके सुझावों की सहमति प्रकट करती हुई भी करती वही थी जो उसके अपने मन में होता था। कुसुम जिस शिष्टता और कोमलता से बात करती थी, उससे बच्चन को लगता था कि वह उस घर में केवल मेहमान है। दिन भर उसके करने के लिए वहाँ कोई काम नहीं होता था। खाना बनाने के लिए एक नौकर था, ऊपर का काम करने के लिए दूसरा। उनके काम की देखभाल के लिए कुसुम थी। बच्चन जब भी कोई काम करने के लिए कहती तो कुसुम झट उसे मना कर देती। नौकर के रहते अपने हाथ से काम करने की क्या ज़रूरत है। ये बात लाली भी कह देता था। माँ, तू काम करेगी तो घर में 2 नौकर किस लिए हैं? बच्चन सोचती कि काम करने के लिए नौकर हैं और देखभाल के लिए कुसुम है, फिर घर में उसका होना किस लिए है? सवेरे 5 बजे से रात के 10 बजे तक वह क्या करे? 15 दिन पहले जब वह आई ही थी तो बच्चे उसे घेरे रहते थे। उन्हीं दादी माँ में हजारों बातें कहनी और शिकायतें करनी थी, मगर 4 दिन में ही उनके लिए उसकी नवीनता समाप्त हो गई थी। उनकी अपनी छोटी छोटी व्यस्तताएं थी जिनमें उनका समय बटा हुआ था। अब भी कभी कभी कुसुम जरूर उसके पास आ जाती थी और उसके कमरे में एक तरफ खामोशी खेलती रहती थी। उसे शायद दादी माँ इसलिए अच्छी लगती थी कि उसकी माँ दोनों भाइयों को ज़्यादा प्यार करती थी। बच्चन कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गई। मन ताने बाने बुनने लगा। बिन्नी ने अभी तक चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? वहाँ अंधेरे घर में इस वक्त वह अकेला सोया होगा। रोटी का जाने उसने क्या प्रबंध किया है। उसने चलते वक्त उससे पूछा भी नहीं कि वह पीछे कैसे रहेगा, कहाँ से रोटी खाएगा। उसके पास रहते वह तन बदन की होश भूला रहता था। अब जाने उसकी क्या हालत होगी। चिट्ठी लिख देता तो कुछ तो तसल्ली हो जाती, मगर उसे चिट्ठी लिखने की याद भी आएगी।
कमरे की खिड़की खुली थी और दूर तक खुला आकाश दिखाई दे रहा था। खिड़की के दिखाई देते उन नक्षत्रों की स्थितियों से वह परिचित थी। उन नक्षत्रों को वह बम्बई की उस मनुष्य बस्ती के ऊपर भी जिल मिलाते देखा करती थी, जहाँ से वे उसे तिरछे कोण के दिखाई दे देते थे। वहाँ वह असहाते में लेटकर उन्हें ठीक अपने ऊपर देखा करती थी। उसी तरह लेटी हुई वह बिन्नी की आहट की प्रतीक्षा कर रही थी। हूँफ हूँफ की आवाज़ें पास आती और दूर चली जाती थी। फिर दूर से फटे गले की बेहुदा आवाज़ सुनाई देने लगती थी, ओ डेडाई हे डेवंजो फेंजल। उस आवाज़ से वह कितनी नफरत करती थी। यहाँ इस एकांत बंगले में आसपास से कोई आवाज़ नहीं आती थी। 9 साढ़े 9 बजे बच्चों के सो जाने के बाद बिल्कुल खामोशी छा जाती थी। सिर्फ रंगीलाल के बर्तन मलने या चौका धोने की ही आवाज़ सुनाई देती थी। उसने करवट बदल ली कि किसी तरह नींद आ जाए। नींद न आना रोज़ की बात हो गई थी। कहाँ 10 बजे से ही उसकी आंखों में नींद भर जाती थी और कहाँ अब वह 11, 12 और एक के घंटे गिनती रहती थी। जाने क्यों वह सोचती और करवटें बदलती रहती। रात को वह देर से सोई मगर सुबह जल्दी उठ गई। उठने पर उसका दिल रात से ज़्यादा अस्थिर और अशांत था। इतना बड़ा पहाड़ सा दिन और उसके बाद फिर वैसे ही रात। उस लंबे खालीपन की कल्पना से एक बड़ा शून्य उसके अंतर को घेरे था। आकाश में चिड़ियों के झुंड उड़े जा रहे थे। रसोई घर में रंगी स्टोव में हवा भर रहा था। उसे साहब के लिए बेड टी ले जानी थी। बम्बई में सुबह जब वह कमरे में बाल्टी रखकर नहा रही होती तो बिन्नी बाहर से चाय की मांग करने लगता था। इसे उसके भजन में बाधा पड़ती थी और उसे बहुत उलझन होती थी, मगर वह चुपचाप उसके लिए चाय बना देती थी। लेकिन आज उसे इस बात की उलझन हो रही थी कि उसका भजन में मन क्यों नहीं लगता। अब जबकि भजन के लिए पूरी विद्या पूरा समय उसके पास था, तो आसन पर बैठने से ही वह क्यों जी चुराती थी। कुछ देर बरामदे में खड़ी होकर वह सूर्योदय के सुनहले रंग को देखती रही। क्षितिज के कोने से दूसरे कोने तक झिलमिलाती नई धूप धीरे धीरे निखार पर आ रही थी। लगता था जैसे मिट्टी में बंद उजाला फूटकर बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा हो। धूप की बढ़ती झलक से हर क्षण ऐसा ही आभास होता था। उसने बरामदे में उतरकर पूजा के लिए कुछ गेंदे के फूल चुन लिए और रसोईघर में चली गई। रंगी स्टोव में केतली उतारकर चाय देनी में पानी डाल रहा था। उसने अपने आंचल के फूल आले में डाल दिए। रंगी ट्रे उठाकर चलने लगा तो उसने ट्रे उसके हाथ से ले ली। रहने दे, मैं ले जाती हूँ। और वह ट्रे लिए हुए लाली के कमरे की तरफ चल दी। माँ जी, आप रहने दीजिए, साहब मुझ पर नाराज़ होंगे, रंगी के पीछे से संकोच के साथ कहा। इसे उसके नाराज़ होने की क्या बात है, मैं तेरे कहने से थोड़ी ही ले जा रही हूँ। और वह थोड़ा खांस कर लाली के कमरे में चली गई। लाली कंबल ओढ़कर बिस्तर में बैठा था। कुसुम अभी सो रही थी। लाली के हाथ में कुछ कागज़ थे जिन्हें वह ध्यान से पढ़ रहा था। उसने यह नहीं देखा कि चाय लेकर माँ आई हैं। बच्चे ने ट्रे मेज पर रख प्याले में चाय बनाई और उसके पास ले गई। लाली ने जब चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने आश्चर्य से देखा कि प्याली लिए माँ खड़ी है। माँ तू उसने आश्चर्य के साथ कहा। बच्चे ने प्याले उसके हाथ में दे दी। उसने पहली बार ठीक से देखा कि लाली के बाल कनपट्टियों के पास से कितने सफ़ेद हो गए हैं। चश्मा उतार देने से उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। लाली ने कागज रखकर चश्मा लगा लिया। रंगी और नारायण क्या कर रहे हैं, उसने पूछा। नारायण दूध लाने गया है, वह बोली। रंगी रसोई घर में है, तो उसने नहीं आया जाता था तो सुबह सुबह उठकर चाय लाए। वाह, इससे अच्छा है मैं आप ही बनाकर पी लूँ। तू जरूर बनाकर पी लेगा, जिसे यह नहीं पता कि दूध कौन सा है और चीनी कौन सी है। वह थोड़ा हंस दी। तभी कुसुम करवट बदल कर उठ बैठी। माँ जी आप, उसने भी आंखें मलते हुए उसी आश्चर्य के साथ कहा। फिर जड़ से कंबल उतार कर वह बिस्तर से निकल आई। आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। कुसुम दूसरी प्याले में चाय बनाने लगी। बनाकर प्याली उसने बच्चन की तरफ बढ़ा दी। मैं अभी नहाई नहीं, अभी से चाय पी लूँ। पी भी ले माँ, लाली बोला। कभी तो अपना धर्म करम छोड़ दिया कर। नहीं, मैं से नहीं पीती, तुम लोग पियो। कुसुम प्याली लेकर अपने बिस्तर पर चली गई। बच्चन लाली के पैताने बैठ गया। लाली और कुसुम खामोशी चाय पीते रहे। कमरे में हर चीज़ व्यवस्थित थी। अंगीठी पर नीले रंग का कपड़ा बिछा था जिस पर कुसुम ने सफ़ेद डोरे की कढ़ाई की थी। वही एक तरफ अखरोट की लकड़ी का बना गौतम बुद्ध का बस्ट रखा था और दूसरी तरफ हाथी दांत की दंतों हंसों की जोड़ी। संदूकों पर गद्दे बिछाकर उन्हें लाल कपड़े से ढक दिया गया था। कोने में कुसुम की सिलाई की मशीन पड़ी थी
और वहाँ पास ही लाले की अधसिली कमीज के टुकड़े बंधे रखे थे। मेज पर छोटे से शेल्फ में लाले की कुछ किताबें पड़ी थी और वहाँ पास ही एक टेबल लैंप रखा था। 2 कमरों के बीच के पर्दे पर भी कुसुम ने अपने हाथ से कढ़ाई कर रखी थी। उधर से करवटें बदलने की आवाज़ आ रही थी। बच्चों की भी नींद खुल गई थी। लाली ने चाय पीकर प्याली मेज पर रख दी। कुसुम एक खास नज़र से उसकी तरफ देख रही थी। बच्चन वहाँ से उठ खड़ी हुई। बस चल दी माँ, कहते कहते लाली ने कागज़ उठा लिए। हाँ, तू अपना काम कर, मैं जाकर नहा धो लूँ। कोई ख़ास बात तो नहीं थी? नहीं, बात कुछ नहीं थी। नौकर चाय ला रहा था, मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। लाले की आंखें कागज़ों पर झुक गई। कुसुम चाय के हल्के घूंट भर रही थी। बच्चन जलने के लिए तैयार होकर भी खड़ी रही। एक बात सोचती थी, वह कहने लगी। लाले ने कागज़ फिर रख दिए। हाँ, बता ना, कितने दिन हो गए बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई? बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई? मैं अब उसकी गिला नहीं करता। मैं अब उससे कोई गिला नहीं करता। लाले कुछ चिढ़े हुए स्वर में बोला। गफलत की भी एक हद होती है। इस लड़के का घर वालों से जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है। बच्चन चुप रही। यहाँ रह कर बीए कर लेता तो कुछ बना जाता, मगर हर बात में चलना तो उसे अपनी ही मर्जी से है। अब साहब ज़िंदगी भर यहाँ वहाँ रहेंगे और आवारागर्दी क्या करेंगे? बच्चन ने आंखें भर आई। उसने कोशिश की आंसू आंखों में सूख जाए, पर यह नहीं हुआ। उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली। यह लड़का न जाने कब अपना होश रखना सीखेगा। अपने शरीर की भी तो फिक्र नहीं करता। वहाँ रहकर मैं ही जो थोड़ा बहुत देख लेती थी सो देख लेती थी। कभी कभी सोचती हूँ कि जहाँ वहाँ उसके पास ही रहूँ तो ठीक है। और वह निर्णय सुनाने के भाव से लाली की तरफ देखने लगी। लाली गंभीर हो गया, बोला कुछ नहीं। मैं कहती हूँ मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि क्या करता है क्या नहीं करता है। बच्चन के स्वर में थोड़ी याचना भी आ गई। माँ जी का यहाँ दिल नहीं लगता, कुसुम ने प्याले रखते हुए कहा। पल भर लाले की आंखें उससे मिली रही। अभी तो माँ तो आई ही है, वह बोला। 15 दिन बाद दिवाली है। मेरा बच्चों को छोड़कर जाने को मन नहीं करता। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। वह फिर से चलने के लिए तैयार होकर बोली। पता नहीं रोटी भी ठीक से खाई है या नहीं। कुसुम उठकर रंगी को आवाज़ देती हुई बाहर चली गई। तू जाना ही चाहती है तो बात दूसरी है। लाले के चेहरे पर कुछ उकताहट सी आ गई। नहीं, जाने की बात नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। वह बाहर की तरफ देखने लगी कि फिर से आंसू न टपकने लगे। जाने को मन हो रहा है, चली जा। नहीं, खामखा यहाँ चिंता से परेशान रहेगी। बच्चन कुछ पल खामोश रही। लाली अपनी उंगलियां मसलता रहा। किस गाड़ी से चली जाऊं? रात की गाड़ी ठीक रहती है, उसमें भीड़ कम होती है। मेरी तबीयत मुझे फ़िक्र रहेगी, तेरी तबीयत की मुझे फ़िक्र रहेगी। मेरी तबीयत अब ठीक ही है। तू चिट्ठी लिखता रहेगा ना? हाँ, मैं नहीं लिख सकूँगा तो कुसुम लिख देगी। अच्छा, रात को गाड़ी में उसे अच्छी जगह मिल गई। जनाने डिब्बे में उसके अलावा 2 ही और सवारियाँ थी। कुसुम नारायण को साथ लेकर उसे छोड़ने आई थी। लाली मुवक्किलों की वजह से नहीं आ पाया था। गाड़ी के चलने तक कुसुम उसके पास बैठकर उससे बातें करती रही। कहती रही कि दादी के पीछे बच्चे उदास हो जाएंगे। 3-4 दिन घर सुना सुना लगेगा और कि वह रास्ते के लिए खाना बनवा कर साथ ले जाती तो अच्छा था। गाड़ी ने सीटी दी तो कुसुम प्लेटफॉर्म पर उतर गई। जाते ही चिट्ठी लिखिएगा, उसने कहा। तुम लाली की तबीयत का पता देती रहना, बच्चन ने कहा। सहसा उससे लाली के सफ़ेद बालों का ध्यान हो आया। रात को उसे देर तक मत पड़ने देना और उससे कहना कि दूसरे तीसरे दिन सिर में बादाम रोगन जरूर डलवा लिया करें। कुसुम ने सिर हिला दिया। गाड़ी चलने लगी तो उसने हाथ जोड़ दिए। प्लेटफॉर्म पीछे रह गया तो बच्चन आकाश की तरफ देखने लगी। उसके मन में फिर एक शून्य सा बनने लगा। आकाश में वही नक्षत्र चमक रहे थे। बच्चन स्थिर नज़र से उन्हें देखती रही। वहाँ जाकर उसके नक्शे की धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उभरने लगा। नीचे उतवाला टूटा फूटा कमरा, मादा सुअर और उसके बच्चों की हूँफ हूँफ और कुएं की तरफ से आती मोटी बद्दी फटी सी आवाज़। ओ डेडाई है, एमिलो फेंजल, अंधेरा एकांत, बिन्नी, शशि और उसके दोस्त, बसे और दाल रोटी के लिए उन लोगों की छिन्ना झपटी। उसकी आंखें भर आई। आकाश में चमकते नक्षत्र धुंधले पड़ गए। आंखें पहुँच ली, नक्षत्र फिर चमकने लगा। तो ये थी मोहन राकेश द्वारा लिखित आर्धा कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी या फिर एक नई विधा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।